Hello my dear student, today I am going to discuss about electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसे समझने के लिए जैसे मान लो ये एक चार्ज है, चार्ज की r डिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूँ, ये डिस्टेंस को मैं कंसिडर करता हूँ r। आप एक चीज़ बताओ मुझे, इस r डिस्टेंस में, ठीक है, इस r डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मान लो है 10 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर भी r डिस्टेंस में 10 न्यूटन पर कूलम होगा, यहाँ पर भी r डिस्टेंस पे 10 न्यूटन पर कूलम होगा। एवरीवेयर अगर इस पॉइंट चार्ज की बात करूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 न्यूटन पर कूलम बन रहा है तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस चार्ज को मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे एक बॉक्स है, इसके अंदर मैंने इसको रख दिया अंदर, अब इसको बंद कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अभी आपको बताया जब चार्ज बाहर थी, ये चार्ज बाहर है तो इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। आपको इससे पहले वाले वीडियो में पता चला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। अब इस चार्ज को मैं इस डब्बे के अंदर बंद कर रहा हूँ तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से क्रॉस करेगी। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से क्रॉस करेगी, कुछ इधर से करेगी, कुछ इस साइड से करेगी, कुछ सारे फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेगी। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through a given surface means number of electric field line passing normally, ऐसे वाले कंपोनेंट नहीं लेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास कर रही है एरिया को, वो वाली कंपोनेंट लेंगे और वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दो फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा प्लेन के नॉर्मल होती है। जैसे इस फेस की मैं बात करूं तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये आप ऐसे समझ सकते हो नॉर्मली। इस फेस की बात करूं ऐसे बाहर आती हुई क्लोज सरफेस की, ये सरफेस के लिए इस साइड और इसके लिए ऊपर नॉर्मली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो के लेक्चर में, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। ओके, नाउ यू सी electric field lines, number of electric field lines passing normally through area, normally होनी चाहिए मीन्स 90 डिग्री में एरिया से सीधी निकलनी चाहिए। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लेंगे, सीधे वाली को लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ई, ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है किसी एरिया से, इतनी बड़ी एरिया है, पूरी एरिया से नहीं क्रॉस कर रहा है। जैसे आप मान लो अगर मेरे पास ये है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे करके रखा गया है इतनी एरिया से, छोटी सी एरिया आप मान लो, जैसे आप ये एरिया मान लो कि इतनी एरिया से पास हो रहा है, जो एरिया दिखाई दे रहा है, तो ये इससे पास हुआ तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो एरिया को वेक्टर क्यों कहा जाता है, फ्लक्स आखिर किस पे डिपेंड कर रहा है, तीन चीज़ पे डिपेंड करेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करेगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया पे डिपेंड करेगा, और इस प्लेन के ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करेगा। ऐसे कर देंगे, ऐसे किए 10 पास हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसे कर देंगे 10 नहीं होगी, थोड़ी कम होगी, ऐसे कर देंगे और कम होगी, 4 होगी, ऐसे कर देंगे 3 होगी, ऐसे कर देंगे 1 भी नहीं होगी। मीन्स इसका ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ओरिएंटेशन के लिए हमें एंगल का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं एरिया वेक्टर, हम यूज़ करते हैं थीटा वैल्यू लेते हैं। जैसे एक कंटेनर में पानी है, पानी एक स्टोर्ड वाटर है, उसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी, 5 लीटर, 10 लीटर, 50 केजी, 10 केजी जो भी, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसमें हम एक होल कर देंगे और एक फ्लो कराएंगे हम, ठीक है, उसको फ्लो कराना स्टार्ट करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक एरिया भी एक स्टोर्ड टर्म है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, लेकिन अगर उसका ओरिएंटेशन को हम चेंज करेंगे, उसको हम अगर हम ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे, ऐसे रखे, तो जैसे जैसे हम इसे रिवॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब थीटा वाला टर्म आएगा। आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। इस एरिया से पास हुआ तो इतना फ्लक्स बना, फ्लक्स छोटा फ्लक्स बना, डेल्टा मीन्स स्मॉल फ्लक्स, डेल्टा फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा डी एस, ठीक है, डेल्टा डी एस, क्योंकि ये इसकी एरिया जो है डेल्टा एस है और बहुत ही छोटा एरिया है ये,
और इसकी जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डेल्टा एस कैप लिख देना। इस प्लेन के नॉर्मल, ये नॉर्मल को क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही थी, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से एंगल में आ रही है किसी, तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है फ्लक्स निकालने के लिए, हमें फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल कंपोनेंट इनटू ए क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा बताओ, नॉर्मल कंपोनेंट किसका, एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स निकालते समय हमेशा याद रखना वही इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, जैसे अगर इस चार्ज को, जैसे मैं एक चार्ज को अंदर रखा हूँ, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सब तरफ निकलेगा, आपको पता ही है, इसके चारों तरफ निकलता है, इस साइड भी हर तरफ है। जब इसे इसके अंदर रखूँगा तो क्या होगा, इसके अंदर रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी निकल रहा है, ऐसे भी निकल रहा है, लेकिन इसकी एरिया वेक्टर किधर है, इसकी एरिया वेक्टर हमेशा इस प्लेन के नॉर्मल है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाली वैल्यू नहीं लेना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वैल्यू लेना है, जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, है ना। एरिया वेक्टर का कंपोनेंट कौन सा साइड है, ये वाला साइड है, तो आपको ये वाला साइड लेना है, नॉर्मल कंपोनेंट आपको लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, नॉर्मल कंपोनेंट जो एरिया का है उसके अलोंग लेना है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर तो हमेशा इस प्लेन के नॉर्मल होता है, इस प्लेन के एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा। तो ये एरिया वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थीटा एंगल बनाया है, तो दोनों का ये कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा इंटू ए। अब जानते हो ए बी कॉस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट्स वाई फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। ओके, तो आप यहाँ और भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर देखो फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम एरिया के मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी वोल्ट पर मीटर भी होती है, जो पोटेंशियल में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब ये मान लो एक क्लोज सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, ये तो एक रेगुलर सरफेस है, देखा जाए तो ये क्लोज सरफेस है, और ये देखा जाए तो क्यूबॉइड है, यहाँ भी इसके 6 फेसेस है। अगर ये ऐसा नहीं हो करके कोई मतलब इरेगुलर शेप रहे और उसके अंदर चार्ज अगर हम रखेंगे, इसके अंदर चार्ज रखे तो हमें तो इसका नॉर्मल इधर मिल जा रहा है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा शेप का है, मान लो इसको मैं ऐसा मोड़ दिया, इस टाइप का शेप है, तो ये तो रेगुलर नहीं है, देखो आप, ये तो है ना, और इसके अंदर चार्ज है, तो चार्ज क्या करेगा, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करेगी, जिस एरिया से क्रॉस कर रही है उस एरिया का नॉर्मल वेक्टर, मान लो इस एरिया से पास कर रही है, तो इस एरिया से इस एरिया का भी एक नॉर्मल वेक्टर होगा, उस एरिया का, स्मॉल एरिया का, ds का, उसके कंपोनेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है, और वैसे हमको फ्लक्स निकालना है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस है और उसके अंदर मान लो चार्ज है, और उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे भी जाएगी, तो मैंने छोटा सा एक एरिया लिया जिसका नाम ds1 है, छोटा सा एरिया, आप देख सकते हो ये छोटा सा एरिया। ठीक, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसका नाम मैंने E1 रखा है। ठीक है, अब देखो इस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट मान लो थीटा, मतलब ये नॉर्मल है, और मतलब इस एन कैप लिखा हूँ, इस छोटे से एरिया का क्या लिखा हूँ, एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल में निकल रहा है, तो हमें कौन सा एंगल हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा एरिया वेक्टर के अलोंग लेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी एंगल में निकल रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना होगा, E1 cos थीटा, है ना, और ds1, ये स्मॉल एरिया, एक एरिया, ऐसे करके तो कई छोटे छोटे एरिया से मिल करके ये बड़ा एरिया बना है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि इसके अगर क्लोज सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, इसके लिए आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इससे पास हो रही है छोटी सी एरिया, उसका नाम क्या लिखा, E1, इरेगुलर सरफेस है, और ये एरिया को क्या लिखा है, स्मॉल डेल्टा1। ठीक है, ये डेल्टा S1 है। ऐसे करके यहाँ से जो दूसरा एरिया होगा उससे क्या बनेगा, डेल्टा S2, और इससे जो निकलेगा वो क्या होगा, E2, है ना। क्योंकि आप देखो एक चीज़ समझो, अगर ये रेगुलर शेप रहता, जब ये रेगुलर है तो यहाँ के भी छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर इधर ही है। ठीक है, यहाँ के भी छोटे वेक्टर का एरिया वेक्टर इधर ही है, लेकिन थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसको मोड़ देता हूँ ऐसे, तो यहाँ का एरिया वेक्टर
इस कर्व प्लेन सरफेस के लिए उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके इधर निकलेगा, और यहाँ के लिए इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करके इस साइड निकलेगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है ना। तो ये क्लोज्ड सरफेस इरेगुलर है। ये कैसा सरफेस है? इरेगुलर सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, E1 इंटू डेल्टा S1, E2 इंटू डेल्टा S2, ऐसे करके सबको क्या करना पड़ेगा, अप टू En डेल्टा Sn डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा कंपोनेंट आ रहा है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में ही निकले। जैसे अगर आप इसके अंदर चार्ज को रखे थे, जैसे मैंने इसके अंदर एक चार्ज को रखा है, तो जब चार्ज बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सभी डायरेक्शन में निकल रही है, इधर भी, इस साइड, हर साइड। लेकिन जब इसको मैं इंसर्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी भी सब डायरेक्शन में निकल रही है, इस साइड भी, इस साइड भी। लेकिन फ्लक्स कौन बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट, एरिया वेक्टर के अलोंग। नॉर्मल कंपोनेंट इसका इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो इसी डायरेक्शन में होगी वही फ्लक्स बनाएगी। ये एंगल वाला को रिजॉल्व करना पड़ेगा ई कॉस थीटा टर्म लेकर के, ठीक है। लेकिन ये पूरे एरिया का एरिया वेक्टर एक ही साइड है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ भी ऐसे ही, तो ये तो सिमेट्रिक बॉडी हो गया। इरेगुलर के लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर हम इसको समेशन यूज करेंगे वर्ड, तो I = 1 ऐसे करके छोटे छोटे इन्फानाइट कहो या n नंबर ऑफ छोटे छोटे एरिया से मिल करके बना है ये, है ना। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, I = n से लेकर के EI डेल्टा SI। अब मान लो n छोटे छोटे मैंने इनफाइनाइट कर दिया। अगर आप n को इंक्रीज करोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, छोटे छोटे ऐसे एरिया है, ऐसे करके 10 है, आप 10 में नहीं रुके, आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिए, 1 करोड़ कर दिए। तो वो आप जैसे जैसे n को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे नंबर को इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, एरिया कम होता जाएगा। मीन्स अगर n को इन्फिनिटी कर दोगे तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, डेल्टा S आपका हो जाएगा टेंस टू 0, तो डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, ठीक है। मतलब जितनी नंबर को बढ़ा दोगे, देखो 5 नंबर अगर रखते तो इतनी बड़ी बड़ी एरिया लेना पड़ता, 1 एरिया, 2 एरिया, 3 एरिया, 4 एरिया, 5 एरिया, तो ये क्लोज सरफेस बनता। लेकिन आप अगर उसको बहुत 1 करोड़ ले लोगे तो छोटा छोटा एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर डेल्टा S टेंस टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, समेशन को हटा करके जब ऐसा टर्म यूज में आता है तो हम डिफरेंशियल फॉर्म में से लिख सकते हैं। ये क्या है, देखो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं क्लोज सरफेस में, और ये जो इंटीग्रल होगा ये होगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल क्या होता है इसको आप समझ लो। जैसे अगर इसका मुझे सरफेस इंटीग्रल करना है, जैसे आपके पास एक छोटा सा स्पेयर है, ठीक है, एक स्पेयर है, फुटबॉल है आपके पास, ठीक है, और ऊपर की छोटी सी एरिया आप ले लो, ठीक है। तो आपने एक स्पेयर ऐसा लिया है, एक छोटा सा एरिया लिया है, इसका सरफेस इंटीग्रल करोगे तो पूरा इसका ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा, दैट इज 4πr², अगर रेडियस r है तो। यही होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, दैट इज सरफेस इंटीग्रल, इसे पढ़ते हैं E.ds, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं फ्लक्स निकालने के, हम गॉस थ्योरम में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे, इसका यूज है गॉस थ्योरम में फ्लक्स निकालने के लिए। अब आपके लिए क्वेश्चन है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है, ठीक है। एरिया वेक्टर अगर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, आपको निकालना है फ्लक्स, और कमेंट करके मुझे बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, I.I1 होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इनका एडिशन मल्टीपल का आपस में एडिशन कर देना, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और आंसर मुझे कमेंट करके बताना। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।